नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक हो? आज हम पढ़ेंगे हिंदी में क्रिया, जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है आपके। तो क्रिया क्या चीज़ होती है बेटा? क्रिया का जो अर्थ है वही क्या होता है? करना। तो किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो अपन क्रिया शब्द का अर्थ लिखते हैं करना। करना शब्द कोई भी कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो किसी भी वाक्य में कर्ता का पता लगाने ना कर्म और काल, इन सबको ज्ञान करने के लिए या इनमें कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है, कौन सा काल है, तो इन सब का पता लगाने के लिए भी क्या है? क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब अपने को सबसे पहले ये कि क्रिया शब्दों की पहचान या क्रिया शब्द कौन से होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी जैसे क्रिया शब्द होते हैं सोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सारे के सारे क्या शब्द है? कौन से शब्द है? क्रिया शब्द है। अब इन क्रिया शब्दों की में धातु की पहचान अब क्या है कि संस्कृत में क्रिया को क्या कहा गया है? संस्कृत में क्रिया को बेटा धातु कहा गया है। धातु कहा जाता है। अब इस धातु में ही ना प्रत्यय का प्रयोग करके हम हिंदी में क्रियावाचक शब्द बनाते हैं। तो हिंदी में क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं और धातु में ना प्रत्यय जोड़कर धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रियावाचक शब्द बनाते हैं। क्रिया शब्द बनाते हैं। अब इतना आपको पता चल गया कि संस्कृत में क्रिया को क्या कहा गया है? धातु। हिंदी में क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? धातु। तो क्रियावाचक जो भी शब्द है वो किससे नहीं बनते हैं? क्रिया से नहीं बनते हैं। वो संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, विशेषण या अनुकरणात्मक जो भी क्रियाएं होती हैं उनसे अपने द्वारा क्रियावाचक शब्द बनाए जाते हैं। तो यहां तक आपके कोई कंफ्यूज है? नहीं ना? तो अब आगे अपन क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। यहां आपके कोई कंफ्यूज नहीं है। यहां मैंने जो क्रिया का मूल रूप यहां बताया आपको, ना प्रत्यय बताया, ऊपर मैंने जो शब्द लिखे थे कि सोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, इन सब में मैं आपको ये पूछूं कि धातु शब्द कौन से हैं? तो धातु शब्द में सोना में सो, खाना में खा, पीना में पी, पढ़ना में पढ़, लिखना में लिख, ये क्या है? धातु रूप है इनके। तो इनमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं?
क्रियावाचक शब्द ये बन जाएंगे। अब इन चीजों को देखने या सुनने के बाद में आपके दिमाग में क्रिया की क्या परिभाषा आती है कि जिस शब्द से हमें किसी काम का करना या होना पाया जाए वहां उसे ही क्या कहा गया है, क्रिया कहा गया है। तो क्रिया की परिभाषा में लिखेंगे जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे तो इस परिभाषा में अगर आपको वो पूरी परिभाषा याद नहीं होती है तो आप सीधा सीधा ये भी लिखते हैं कि किसी काम का करना या होना ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। तो दूसरा है सीता गाती है। अपना आगे वाक्य है कि राम विद्यालय जाता है। तो ये सारे के सारे वाक्य क्या है, क्रिया। इन सारे वाक्यों में क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया शब्द कौन से होते हैं, ये देखो, पढ़ता है, गाती है, जाता है, ये सारे के सारे क्या है, क्रिया पद या क्रिया शब्द है। तो इन सब से अपने को पता चल रहा है कि राम क्या कार्य कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। गीता गाती है, राम विद्यालय जाता है। तो राम विद्यालय किस लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। अब इन सब में अपने को धातु की पहचान करने के लिए, धातु की पहचान कि इसमें कौन सी मूल धातु कौन सी है, पहचान के लिए कोई भी जो वाक्य होता है के लिए वाक्य में कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। प्रयोग करके पूरे वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य बना दिया जाता है। आज्ञार्थक वाक्य बना दिया जाता है। तो इस चीज से अपने को ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी या कौन सा धातु रूप है, उसमें क्या अपने को शब्द काम में लिया गया। जैसे पढ़ता है तो इसमें पढ़ शब्द काम में लिया गया, गाती है में गा शब्द, जाता है में जा शब्द काम में लिया गया। अब इन चीजों का पता कैसे चला कि मैंने आपको बताया कि कर्ता के स्थान पर अपने को क्या शब्द काम में लेना है, तो शब्द काम में लेना है। तो तू पुस्तक पढ़ कि एक आज्ञा, एक आदेश की तरह दिया जा रहा है कि आपको पुस्तक पढ़नी है। सीता गा कि सीता तू गा, तेरे को गाना है। राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जा। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि यहाँ कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है और उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़कर ये क्रियावाचक शब्द बनाए गए हैं। आगे अपने को क्रिया के प्रकार पढ़ने हैं। तो क्रिया के प्रकार है, क्रिया का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि आज तक तो हम 2 ही प्रकार पढ़ते आए हैं, अब ये
क्रिया का वर्गीकरण भी होने लग गया क्या? तो जो क्रिया का वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है। क्रिया का वर्गीकरण के 3 आधार हैं। पहला आधार है कर्म के आधार पर, जो आपने खूब पढ़ा है, कर्म के आधार पर। दूसरा प्रकार है प्रयोग या संरचना के आधार पर। और तीसरा है काल के आधार पर। काल के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार बताए गए हैं और काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार बताए गए हैं। अब कर्म के आधार पर जो प्रकार है वो 2 कौन से हैं? कर्म के आधार पर है सकर्मक और नंबर 2 है अकर्मक। प्रयोग या संरचना के आधार पर 5 प्रकार बताए गए हैं। तो प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया। तो ये पढ़ने के बाद अपन प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। और काल के आधार पर, काल का अर्थ होता है समय, तो समय के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार बताए गए हैं। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब इनके अलग अलग भेद भी बताए गए हैं, लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद बताया आपको, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स का अर्थ होता है सहित और अ का अर्थ होता है नहीं। तो नहीं और सहित, इन दोनों शब्दों से आपको ये तो पता चल जाएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किए गए हैं। तो कर्म सहित जो क्रिया होगी वो क्या होगी? सकर्मक होगी। और अकर्मक जो कर्म रहित होगी वो कौन सी होगी? अकर्मक। कि जिस क्रिया में या जिस क्रिया कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। तो यहां अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया में कार्य का फल या व्यापार का प्रभाव कर्ता पर नहीं होकर कर्म पर होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज भी नहीं रहती है कि सकर्मक कौन सी होगी, अकर्मक, तो स से सहित और ऐसे नहीं काट देता है, तो कर्म का प्रयोग है वो सकर्मक और कर्म का प्रयोग नहीं है
वो अकर्मक। तो यहां देखना, मैंने पहले भी वाक्य लिखा था कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, बालक गाना गाता है। तो यहां रमेश के द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है? पुस्तक पढ़ी जा रही है कि क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर है। तो यहां कर्म है, कर्म क्या है? पुस्तक है। और इसमें गाने को गा रहा है, बालक क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। तो यहां कर्म का प्रयोग हो रहा है। तो कर्म का जहां प्रयोग हो रहा है वहां कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। अब सकर्मक क्रिया के भी क्या है, आपके दो भेद और बताए गए हैं। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद कौन से बताए? एक कर्मक क्रिया और नंबर 2 है द्विकर्मक क्रिया। अब इनके भी नाम से ही पता चल रहा है। और एक कर्मक में क्या है कि एक ही कर्म का प्रयोग होगा। द्विकर्मक में दो कर्म की, एक तो गौण कर्म होगा और एक प्रधान कर्म होगा। तो आगे मैं आपको बताती हूं कि एक कर्मक क्रिया के उदाहरण कैसे हैं और द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण कैसे होंगे। एक कर्मक, एक कर्मक में है कि राम ने आम खरीदे, आम खरीदे। तो राम के द्वारा क्या खरीदा जा रहा है? आम खरीदे जा रहे हैं। दूसरा मैं ये लिख दूं कि राम ने आम और केले खरीदे, केले खरीदे। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों? राम ने आम और, ध्यान नहीं देते हो, मैंने पूरा वाक्य नहीं लिखा। राम ने आम और केले खरीदे। तो इसमें दो कर्म है ना कि आम और क्या खरीदे? केले खरीदे। लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें क्या होगा कि राम के द्वारा, इसमें मैंने लिखा कि राम ने आम खरीदे, राम ने आम और केले खरीदे। तो खरीदने का कार्य एक ही साथ हो रहा है और एक ही चीज खरीदी जा रही है। तो यहां क्या है? कर्म एक ही हो रहा है। तो इसमें एक ही क्रिया कर्म होने के कारण ये भी क्या है? किसमें चला जाएगा? एक कर्मक में चला जाएगा। और लगते ही आप ये मत सोचना कि उसमें दूसरा कर्म भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब द्विकर्मक में आपको मैंने बताया, द्विकर्मक में मैंने बताया कि दो कर्म होते हैं। तो राम दूध पीकर सो गया। तो राम ने क्या दो क्रियाएं की, तो क्या कर रहा है? राम दूध पीकर सो गया। तो एक से ज्यादा क्रियाएं प्रयुक्त हुई है या नहीं हुई है? दूसरा वाक्य मैं लिखूं कि राम ने श्याम को पत्र लिखा, पत्र लिखा। इसमें राम ने किसको पत्र लिखा? राम ने श्याम को पत्र लिखा। तो यहां भी दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यहां कौन से क्रिया का रूप हो जाएगा? द्विकर्मक का रूप हो जाएगा। आगे आती है अपनी, अब यहां द्विकर्मक आ ही गया है तो मैं आपको ये बता दूं कि दुहना, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि वो सदैव
द्विकर्मक दो कर्म उसमें साथ में रहते हैं। जैसे आप किसी से पूछते हो कुछ, तो पूछना, ये क्रियाएं ऐसी हैं कि हमेशा द्विकर्मक में ही काम में ली जाती हैं। चुराना, हरना, पूछना, चुराना, हरना, दुहना, मांगना, ये क्रियाएं ऐसी हैं हमेशा द्विकर्मक दो कर्म इनमें साथ में होते हैं। दो क्रियाएं आप क्या करते हो, एक साथ करते हो, तो द्विकर्मक क्रियाएं हैं, इनमें हमेशा दो कर्मों का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला अपन पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में मैंने आपको पहले बता दिया कि अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं होता। क्रियाएं क्या है, अपने को वाक्य पूरा दिखाई देता है कि उसमें किसी और कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो नंबर 2, अकर्मक क्रिया, कि जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग नहीं होता, किसी भी कार्य का फल, किसी भी कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, वह सुबह सुबह